नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं जो कि बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए है। तो इसमें हम पढ़ रहे थे एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप की सामान्य विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा था। एशिया महाद्वीप में सामान्यतः क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, और इसकी विभिन्न जो भिन्नताएं हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब एशिया महाद्वीप के अंदर हम आगे इसकी संरचना जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एशिया महाद्वीप के सामान्यतः मैंने आपको बताया था कि इसका विस्तार जो है वो दोनों जो पश्चिमी और पूर्वी गोलार्धों में दोनों में है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में है। हालांकि दक्षिणी गोलार्ध में इसका हिस्सा केवल थोड़ा सा हिस्सा इसका जो दक्षिणतम हिस्सा है वो आता है। इसी प्रकार पश्चिमी गोलार्ध में भी इसका थोड़ा सा ही हिस्सा सम्मिलित होता है। इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार हमने पढ़ा, इसके क्षेत्रफल के बारे में हमने पढ़ा। तो 0 डिग्री जो रेखा है जिसको भूमध्य रेखा कहा जाता है, वह इसके दक्षिण से गुजरती है। जैसा इसमें बना हुआ है, दक्षिण में 0 डिग्री लाइन जो गुजर रही है, भारत के भी दक्षिण में जो विशेषतः इंडोनेशियन द्वीप समूह है उससे होकर के ये गुजर रही है। इसके बाद जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा है वह इसके जैसे भारत से गुजरती है कर्क रेखा। इसके अलावा जो म्यांमार वाला क्षेत्र है, वियतनाम का क्षेत्र है, वहां से होकर के कर्क रेखा इससे गुजर रही है। तो इसकी सामान्य जानकारियां हम पढ़ चुके थे। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं एशिया महाद्वीप की संरचना। यानी संरचना में हम मुख्यतः क्या पढ़ेंगे, संरचना यानी स्ट्रक्चर। संरचना में मुख्यतः क्या पढ़ा जाता है, मुख्यतः इसमें किसी भी महाद्वीप की भूगर्भिक संरचना हम पढ़ रहे हैं। तो भूगर्भिक संरचना के अंदर शैलों की बनावट मुख्य विषय क्या है, शैलों की बनावट। यानी उस महाद्वीप में जो संरचना क्रम पाया जाता है उसमें कौन सी शैलें पाई जाती हैं, कौन से युग से संबंधित शैलें हैं, चट्टानें हैं, उसमें इसका अध्ययन किया जाता है। शैलों की बनावट का भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो जैसे एशिया महाद्वीप में अलग अलग कल्प की जो चट्टानें हैं, यानी प्राचीनतम देखें इयोजोइक कल्प से लेकर के टर्सरी युग तक की चट्टानें इसमें पाई जाती हैं। इयोजोइक कल्प से टर्सरी युग तक की जो चट्टानें हैं वो एशिया महाद्वीप में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार इसकी जो संरचना है उसमें काफी विविधता अपने को देखने को मिलती है। अब इस महाद्वीप के ऐसे भी बहुत सारे भूखंड हैं जो प्राचीन जो भूगर्भिक हलचलें हैं उनसे अप्रभावित रहे हैं। भूगर्भिक हलचलों से अप्रभावित भूखंड भी इसमें पाए जाते हैं। तो एशिया महाद्वीप की संरचना में हम विभिन्न प्रकार की जो शैलें हैं, कौन से कल्प में उनका निर्माण हुआ है, कौन से युग में उनका निर्माण हुआ है, कौन से ऐसे भूखंड हैं जो भूगर्भिक जो हलचलें हुई हैं उनसे प्रभावित नहीं हुए हैं। तो इस आधार पर एशिया महाद्वीप को क्या है, 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है वह है उत्तर का प्राचीनतम भूखंड। तो इसकी संरचना को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, उत्तर का प्राचीनतम भूखंड। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत था उसमें बताया गया था कि विश्व का जो पूरी पृथ्वी जो थी उसका स्थल भाग
एक साथ जुड़ा हुआ था, जिसको नाम दिया गया था पेंजिया। अब कार्बोनिफेरस युग में उस जो पेंजिया भूखंड था उसका क्या हो गया, विभंजन हो गया। अब विभंजन से क्या हो गया, वह 2 भागों में बंट गया था। अब उसमें क्या है, उत्तरी जो भाग था, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि उत्तरी भाग है, वह क्या नाम था, अंगारा लैंड। तो उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग उसका गोंडवाना लैंड था। बीच में एक सागरीय पट्टी का निर्माण हुआ जिसको क्या है, टेथिस सागर माना गया, जिससे विभिन्न जो नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियों का भी उसमें निर्माण हुआ था। तो जो उत्तर का प्राचीनतम भूखंड है उसमें मुख्यतः ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट, स्लेट आदि चट्टानें उसमें पाई जाती हैं। ग्रेनाइट, शिस्ट, नीस, ये क्या है, चट्टानों के प्रकार हैं। और मुख्यतः जो प्राचीनतम चट्टानें हैं, जैसे हमने 3 प्रकार पढ़े हैं, उनको आगे आगे हम जैसे विभाजित करते जाएं तो ये इनके प्रकार बढ़ते चले जाते हैं। इसमें क्या है, ग्रेनाइट, शिस्ट, नीस, इसके अलावा स्लेट, ये क्या है, चट्टानें। तो इस प्रकार की चट्टानें क्या है, उत्तरी जो भूभाग एशिया का है, यानी ये जो वाला हिस्सा है, इस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं, उत्तरी भूभाग में पाई जाती हैं। अब उत्तरी भूभाग में क्या है, मुख्यतः इसमें 4 भूखंडों को सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले इसमें जो 4 भूखंड है उसको सम्मिलित किया गया है। नंबर 1 जो है वो है रूसी चबूतरा। नंबर 1 रूसी चबूतरा। अब जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है, रूसी चबूतरा यानी इसका विस्तार कौन से क्षेत्र में है, रूस का जो क्षेत्र है, यानी विशेषतः अब यूरात जो पर्वत है उससे लेकर बाल्टिक सागर तक। जैसा कि आपको पता है यूराल पर्वत जो है वो इसकी यह सीमा जो है पश्चिमी सीमा जो है पश्चिमी सीमा को निर्धारित करता है। ये वाला क्षेत्र जो है जो यूराल है, तो यूराल पर्वत है वो एशिया को यूरोप से अलग करता है। अब ये दोनों भाग आपस में जो दोनों का जो जुड़ा हुआ भाग है यूरोप एवं एशिया का, वह क्या कहलाता है, यूरेशिया। तो यहां से लेकर के आगे बाल्टिक सागर तक, तो ये जो पूरा क्षेत्र है वह क्या है, क्या कहलाता है, रूसी चबूतरा कहलाता है। यानी यह यूराल पर्वत से लेकर के कहां तक फैला हुआ है, यूराल पर्वत से लेकर पश्चिम में बाल्टिक सागर तक यह फैला हुआ है। यानी यहां से हम प्रारंभ माने इसका, इस क्षेत्र से इसका प्रारंभ हम माने यूराल पर्वत से। तो कुछ हिस्सा इसका कहां गया, यूराल पर्वत वाला जो हिस्सा है वो आ गया, और आगे कहां तक फैला हुआ है ये बाल्टिक, पश्चिम में कहां तक फैला हुआ है, बाल्टिक तक। इधर पूरा का पूरा जो क्षेत्र आएगा वो किस में आ जाएगा, रूसी चबूतरे में आ जाएगा। हालांकि इसका कुछ भाग यूरोप में है, थोड़ा सा भाग इसका कहां पर है, एशिया में, यानी इधर वाला हिस्सा है वो, इधर न होकर के इधर, क्योंकि पश्चिम में ज्यादा फैला हुआ है। तो रूसी चबूतरा है वो अधिकांश भाग क्या है, यूराल पर्वत से लेकर के पश्चिम में बाल्टिक सागर तक फैला हुआ है। तो इसको किस नाम से भी जाना जाता है, बाल्टिक शील्ड, बाल्टिक शील्ड नाम से भी इसको जाना जाता है। विस्तार यूराल पर्वत से पश्चिम में बाल्टिक सागर तक। अब यूराल पर्वत यहां है तो इससे पश्चिम में जाएंगे तो क्या आएगा, बाल्टिक सागर, और बाल्टिक सागर तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, रूसी चबूतरा इसको कहा जाता है। अब दक्षिण भाग इसका क्या है, कैस्पियन सागर तथा अरल सागर तक फैला हुआ है। नीचे यहां आ जाते हैं, कैस्पियन सागर, अरल सागर, यानी नीचे तक आ जाता है। कैस्पियन सागर और अरल सागर तक, यहां तक क्या है, ये नीचे दक्षिण तक फैला हुआ है। कहां तक,
कैस्पियन सागर एवं अरल सागर। तो दक्षिण में यह कहां तक फैला हुआ है? दक्षिण में कैस्पियन सागर झील, जो हमने एशिया की पश्चिमी सीमा को निर्धारित करने वाले जो कारक पढ़े थे, उसमें क्या था? यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर झील जो है वो, और उसके अलावा अरल सागर इसमें है। तो अरल इस मैप में हालांकि दिखाई नहीं गई है, अरल सागर हो गया। तो अरल सागर दक्षिणी भाग हो गया इसका, कैस्पियन सागर, यानी यहाँ बाल्टिक से शुरू होकर के ये नीचे दक्षिण में अरल सागर कैस्पियन सागर तक चला जाता है, रूसी चबूतरा। अब इसका जो दूसरा भाग है, पहला रूसी चबूतरा हो गया, दूसरा जो भाग है उसको कहा गया अंगारा लैंड। हालांकि ये भाग उसी के हैं, उत्तरी भूभाग जो था अंगारा लैंड उसी के भाग हैं। दूसरा है अंगारा लैंड। तो अंगारा लैंड जो है वो जो रूस की विभिन्न नदियां हैं, जिसमें एनीसी है, लीना है, आमूर है, एनीसी, लीना और आमूर नदियों के बेसिन। तो दूसरा जो भाग है जिसको अंगारा लैंड कहा गया है, एनीसी, लीना, आमूर नदियों का जो बेसिन वाला भाग है उसमें फैला हुआ है। यानी ये जो क्षेत्र है यहां इस भाग में ये फैला हुआ है। यानी रूस की जो नदियां लीना, एनीसी, आमूर जो नदियां हैं उनके भाग में, यानी इस वाले क्षेत्र में जो विस्तार पाया जाता है वो किसका है? अंगारा लैंड का विस्तार पाया जाता है। तो दो हो गए, एक हो गया बाल्टिक सील्ड या रूसी चबूतरा, इसके अलावा दूसरा हो गया अंगारा लैंड। इसके बाद चीनी पठारी भूमि, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। तो ऊपर वाला जो भाग है ये तो हो गया अंगारा लैंड। इसके अलावा जो अगला पार्ट है जिसको क्या है? चीनी पठारी भूमि कहा गया है। तो स्वाभाविक सी बात है, विस्तार कहां पर होगा? चीन वाले क्षेत्र में। चीन वाला जो क्षेत्र है उसमें इसका विस्तार होगा। नंबर 3, चीनी पठारी भूमि। तो उत्तर का जो प्राचीनतम भूखंड है उसमें तीसरा है चीनी पठारी भूमि, और इसका विस्तार कहां है? पूर्वी एशिया, और मुख्यतः क्या है? पूर्वी चीन। तो ये जो चीन का पठारी भाग, ये जो पूर्वी भाग है यहां पर इस तरह से, तो इस पूर्वी भाग में क्या है? विस्तार पाया जाता है किसका? चीनी पठारी भूमि का। तो ये 3 पार्ट हो गए। चौथा जो पार्ट है वह सार्डिनियन पठार। ये जो क्षेत्र है इस जगह पर विस्तृत है, क्या है? सार्डिनियन पठार। जो सार्डिनियन उच्च भूमि है या सार्डिनियन पठार के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पहला हमने देखा जो कि अंगारा लैंड का भाग है, प्राचीनतम उत्तरी भूखंड जो है उसमें क्या क्या सम्मिलित है? रूसी चबूतरा या बाल्टिक सील्ड इसमें सम्मिलित है, जो कि बाल्टिक सागर तक फैला हुआ है, यूराल पर्वत से लेकर के, और दक्षिण में कैस्पियन सागर झील जो है, अरल सागर जो है वहां तक फैला हुआ है। दूसरा हमने पढ़ा अंगारा लैंड, जो कि रूस का जो उत्तरी भाग है उसमें उसका विस्तार है। इसके अलावा यानी ये जो 3 नदियां बताई मैंने आपको, एनीसी है, लीना है, आमूर जो नदियां हैं, यानी ये जो क्षेत्र है इसमें इसका विस्तार पाया जाता है। इसके बाद चीनी पठारी भूमि, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, चीन का जो पूर्वी भाग है या पूर्वी एशिया जो है, ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर इसका विस्तार पाया जाता है। ये क्या कहलाता है? चीनी पठारी भूमि। इसके बाद सार्डिनियन क्षेत्र में एक पठारी भूमि पाई जाती है जिसको किस नाम से जाना जाता है? सार्डिनियन पठार। यह कहां पर स्थित है? इसकी अगर हम लोकेशन देखें तो देखिए आप ऊपर नीचे, तो यह लगभग कहां पर आ जाता है? मध्य एशिया में, मध्य एशिया। तो सार्डिनियन जो पठार है या सार्डिनियन उच्च भूमि है वह कहां पर है?
मध्य एशिया में। तो इस प्रकार ये तो हो गया उत्तर का प्राचीन भूखंड। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो पार्ट है इसका, यानी संरचना में दूसरा जो पार्ट हम देखते हैं वह है दक्षिण का प्राचीनतम भूखंड। दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड। तो नाम से स्पष्ट है दक्षिणतम, दक्षिण यानी दक्षिणी एशिया में आ जाएगा। अब दो भाग जो बंटे थे, तो जो टेथिस सागर से ऊपर का जो भाग था उसको किस नाम से जाना गया? अंगारा लैंड। और जो दक्षिणी भाग था उसको किस नाम से जाना गया? गोंडवाना लैंड। तो जैसा कि आप जानते हो टेथिस सागर जो है वो हिमालय वाला जो क्षेत्र है, यानी एशिया की जो नवीन वलित पर्वत जो है, जैग्रोस, जो पोंटिक वगैरह जो है, जैग्रोस वगैरह जो श्रेणियां हैं, या फिर सुलेमान किर्थर हिमालय वाला जो भाग है, या फिर आगे अराकानियोमा की जो पहाड़ियां हैं, वो सारे के सारे किसके अंश में से हैं? विशेषतः हिमालय जो है वो कौन से का भाग है? ये सारा टेथिस जो भूसन्नति बनी थी उसका है, यानी टेथिस सागर के भूभाग। यानी एक भूखंड उत्तर की तरफ हो गया जिसका नाम क्या था? अंगारा लैंड। दो भाग बटे, और दक्षिणी जो भूभाग था उसका नाम था गोंडवाना लैंड। तो जो टेथिस सागर के दक्षिण में था उसका नाम क्या हुआ? गोंडवाना लैंड। तो जो दक्षिण का प्राचीनतम भूखंड है वो किसका हिस्सा है? वो गोंडवाना लैंड का है। यानी गोंडवाना काल की जो चट्टानें हैं या गोंडवाना लैंड से संबंधित जो चट्टानें हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। अब यहाँ पर मुख्यतः जो चट्टानें पाई जाती हैं उसमें क्या है? बेसाल्ट, सिस्ट और नीस जो प्रकार की चट्टानें हैं वो ज्यादा पाई जाती हैं। बेसाल्ट, सिस्ट एवं नीस, ये चट्टानें इस क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती हैं। जैसे बेसाल्ट की हम बात करें, भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार इससे निर्मित है। यानी ये जो शैलें हैं इनके मुख्य प्रकार कौन से हैं? दो प्रकार हो गए। ये जो इनसे आगे बंटी आग्नेय से, आग्नेय तथा रूपांतरित, इसको रूपांतरित कह सकते हैं, कायांतरित कह सकते हैं। इनसे ये अलग अलग प्रकार इनके बढ़ते हैं। तो मुख्य तो जैसे हमने तीन प्रकार की पढ़ी है, आग्नेय, रूपांतरित, अवसादी, तो उन्हीं से क्या है अलग अलग छोटे छोटे और प्रकार बढ़ते चले जाते हैं। तो ये जो गोंडवाना क्षेत्र है इसमें ज्यादातर चट्टानें बेसाल्ट, सिस्ट एवं नीस पाई जाती हैं। अब हम देखें तो ये जो भूमि है इसका विकास कौन से क्षेत्र में इसका फैला हुआ है? तो ये दक्षिणतम भाग था पेंजिया का। अब इसमें क्या है? अवशिष्ट भाग जो है वो विशेषतः दो क्षेत्रों में ज्यादा विकसित हुए हैं। ये दोनों के दोनों क्या है? प्रायद्वीपीय भाग हैं। प्रायद्वीपीय भाग में एक तो है भारत का प्रायद्वीपीय भाग, तीन ओर से जल से जो घिरा हुआ है, या फिर भूमि का टुकड़ा जो कि जल की तरफ बढ़ा हुआ है, क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। तो ऐसा एक क्षेत्र ये रहा, दूसरा क्षेत्र ये रहा। तो ये दोनों के दोनों जो प्रायद्वीप हैं वो क्या है? गोंडवाना लैंड से संबंधित है, या दक्षिणतम प्राचीन भूखंड है प्रायद्वीप। पहला प्रायद्वीप कौन सा है? अरब। अरब प्रायद्वीप है वह किसका हिस्सा है? यह भी गोंडवाना लैंड या दक्षिण की जो प्राचीनतम भूखंड है जिसमें बेसाल्ट से नीस चट्टानें पाई जाती हैं, यानी ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या है? अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप किसका भाग है? दक्षिणतम प्राचीनतम भूखंड जो है एशिया का, उसका हिस्सा है वो प्रायद्वीप है, अरब जो प्रायद्वीप है वह। दूसरा जो हिस्सा है वो कौन सा है? भारतीय प्रायद्वीप। भारतीय प्रायद्वीप यानी भारत का दक्षिण हिस्सा अब कर्क रेखा से लगभग जो दक्षिण में फैला हुआ है वो हिस्सा, यहां से लेकर के आप यहां तक, यानी इधर गुजरात, महाराष्ट्र, इधर पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, उससे जो नीचे चले जाते हैं तो कौन सा भारत आ जाता है? प्रायद्वीपीय भारत। और यह भी कौन सी चट्टानों से संबंधित है? गोंडवाना लैंड से संबंधित।
जो कि दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड हैं एशिया के, उनमें सम्मिलित होता है। अब ऐसा माना जाता है कि यह जो भूखंड है, यानी ये जो अरब प्रायद्वीप वाला भूखंड है, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत वाला जो भूखंड है, ये सदैव क्या रहे हैं, स्थिर रहे हैं, सदैव स्थिर। सदैव स्थिर से मतलब जब विभाजन हुआ गोंडवाना लैंड एवं अंगारा लैंड का, उसके बाद इनमें किसी प्रकार के वलन नहीं देखे गए, यानी इनमें किसी प्रकार के मोड़ उस समय के पश्चात नहीं पड़े हैं। अनुमान लगाया जाता है कि ये दोनों जो प्राचीनतम भूखंड हैं, ये पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक मूल रूप में ही स्थित हैं। मूल रूप में मतलब इनमें जो शैलें पाई जाती हैं, जो आग्नेय रूपांतरित शैलों के बारे में हम इनमें पढ़ रहे थे, तो जो प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप और भारतीय प्रायद्वीप की चट्टानें मूल रूप में उपस्थित हैं। हालांकि इनमें कुछ परिवर्तन अवश्य हुए हैं, लेकिन अधिकांशतः क्या है, ये पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के आज तक अपने मौलिक स्थान और मौलिक रूप में ही स्थायी रही है। यानी इनमें बहुत ही ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिले हैं, स्थायित्व ही देखने को मिला है, ज्यादा परिवर्तन इसमें नहीं हुए हैं। तो ये इस प्रकार से जो दक्षिणी भाग है उसमें दो भूखंड विद्यमान है, दो भूखंड हैं, जिसमें क्या है, कैम्ब्रियन युग से पूर्व की भी कठोर चट्टानें, जो आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानें हैं, वो पाई जाती हैं। और ये दो भूखंड कौन से हैं, एक अरब का प्रायद्वीप है और दूसरा भारतीय प्रायद्वीप है। तो हमने दो भूखंड पढ़े, जो उत्तर का प्राचीनतम भूखंड था, जो किसका हिस्सा था, अंगारा लैंड का हिस्सा था, और दूसरा जो था, जो दक्षिण का प्राचीनतम भूखंड था, वो किसका हिस्सा है, ये है गोंडवाना लैंड का हिस्सा। तो इसमें दो मुख्य भाग आ गए, एक अरब प्रायद्वीप और दूसरा भारतीय प्रायद्वीप। अब तीसरा जो इसमें आता है इसकी संरचना में, वह है नवीन पर्वत श्रेणियां। तीसरा है नवीन पर्वत श्रेणियां। नवीन पर्वत श्रेणियां, न्यू फोल्डेड माउंटेन रेंज। अब नवीन पर्वत श्रेणियों में हम देखें तो पहला नाम नवीन पर्वत श्रेणियों में हमारे दिमाग में आता है हिमालय। हिमालय पर्वत श्रेणी कैसा है, नवीन वलित भी कह सकते हैं या मोड़दार। तो हिमालय क्या है, नवीन वलित पर्वत है, मोड़दार पर्वत है, वलन से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब वेगनर का जो महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है, वो क्या कहता है कि उत्तरी भाग क्या था, अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग क्या था, गोंडवाना लैंड, बीच में एक, यहां इस क्षेत्र में एक भूसन्नति की उत्पत्ति हुई और उसका नाम क्या था, टेथिस सागर। टेथिस सागर। अब टेथिस सागर में क्या है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों से क्या हुआ, विभिन्न नदियों के माध्यम से, विभिन्न जो अन्य परक्रम सक्रिय थे उनके माध्यम से इसमें क्या हुआ, भूसन्नति में मलबा एकत्रित होता गया। और कुछ सिद्धांत ये मानते हैं कि दोनों जो भूखंड है वो एक दूसरे की तरफ अग्रसर हुए। कुछ ये मानते हैं कि दक्षिण का भाग यानी गोंडवाना लैंड वाला जो भाग है वो स्थिर रहा और अंगारा लैंड वाला भाग है वो दक्षिण की तरफ अग्रसर हुआ, जिससे क्या हुआ, बीच में जो टेथिस सागर जो भूसन्नति थी उसमें जो मलबा था वह क्या हो गया, वलित हो गया। और उसके वलित होने से क्या हुआ, उसके वलित होने से नवीन मोड़दार पर्वतों का निर्माण हो गया, जैसे क्या है हिमालय। अब इसमें जो नवीन मोड़दार पर्वत कौन कौन से हैं, टारस, पेंटिक, यानी यहां से हम प्रारंभ करें, इस क्षेत्र से चलें तो इस प्रकार से क्या है, यहां पर नवीन मोड़दार पर्वत देखने को मिलते हैं। इसमें टारस, पेंटिक, जागरूश,
सुलेमान, हिमालय, अराकानियुमा आदि जो पर्वत श्रेणियों का इसमें विकास हुआ है, जो कि क्या है, नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियां हैं। टारस, पेंटिक, जागरूस, इसके अलावा इसमें एलब्रुज, हिंदुकुश, सुलेमान, हिमालय, अराकानियुमा। इसके आगे चले जाएं तो थ्यानशान आदि जो पर्वत श्रेणियां हैं, यानी इस क्षेत्र से प्रारंभ करें, यहां से इस तरह से चलता जाता है ये पूरा का पूरा। यहां से जो जैसे जागरूस, पेंटिक, टॉरस यहां से शुरू करते हैं तो इस तरह से ये क्रम में फैली हुई है। हिमालय जैसे भारत में फैला हुआ है, उसी प्रकार आगे चले अराकानियुमा की पहाड़ियां हैं जो इधर म्यांमार वाला जो क्षेत्र है उसमें विस्तृत है। तो ये जो नवीन मोड़दार पर्वतों का यहाँ विकास हुआ है, इन पर्वत श्रेणियों का विकास जो यूरोपीय पर्वत श्रेणी है, जो कि आल्पस पर्वत श्रेणियां है या अल्पाइन पर्वत श्रेणियों के समान इनकी प्रक्रिया हुई है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अल्पाइन पर्वत श्रेणियां। अल्पाइन जो पर्वत है उससे संबंधित उसी प्रकार से इनका निर्माण हुआ है, इसलिए इनको क्या है, अल्पाइन पर्वत श्रेणियों के नाम से भी जाना है। तो इस क्षेत्र में इस तरह से यह आगे आगे पूरा का पूरा है वह पर्वत क्षेत्र फैला हुआ है, जो कि किससे निर्मित हुए, अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड वाला जो भाग है उसके आपस में खिसकने के कारण जो बीच का मलबा है उसके वलित होने से इन पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है। इसके बाद कुछ और पठारी भूभाग वगैरह इसमें बने हैं, जिसको या इसके अलावा जो कुछ समतल प्राय मैदान जो बने हैं, जैसे चीनी जो पठारी क्षेत्र था उसके धीरे धीरे घिस करके समतल मैदान में बदलना, वो अवशेष भाग में आ जाता है। नंबर 4 कौन सा था, अवशेष भाग, जैसे संप्राय मैदान। तो चीन का संप्राय मैदान पठारी क्षेत्र के समतलीकरण से उसका निर्माण हुआ है, जिससे क्या है उसको संप्राय मैदान कहा जाता है। तो ये 4 प्रकार हो गए, जिसमें क्या है, एक तो आ गया उत्तरी जो प्राचीनतम भूखंड है, दूसरा दक्षिण प्राचीनतम भूखंड, उसके बाद नवीन पर्वत श्रेणियां जो पाई जाती हैं इस क्षेत्र में, जो कि टार्स, पेंटिक, जागरूस, सुलेमान, हिमालय, अराकानियुमा आदि जो पर्वत श्रेणियां है वो इस क्षेत्र में, यानी लगभग क्या है, दक्षिण मध्य एशिया में इनका विस्तार हुआ है। और ज्यादातर ये क्या है, पश्चिम से प्रारंभ होकर के पूर्व की ओर जा रही है, या पूर्व से पश्चिम माने या पश्चिम से पूर्व की ओर इनको माना जा सकता है। और ये इनकी उत्पत्ति लगभग कहाँ से हुई है, टेथिस सागर जो भूसन्नति है उससे हुई है। और अल्पाइन क्रम की जो पर्वत हैं उनके साथ उनके समरूप इनकी उत्पत्ति होने के कारण इनको अल्पाइन पर्वत श्रेणियां कहा जाता है। अवशेष भाग के रूप में जैसे संप्राय मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं, चीन में पाए जाते हैं, तो उनका निर्माण किससे हुआ है, समतलीकरण की जो क्रिया है उसके द्वारा हुआ है। तो इस तरह से हमने जो एशिया की भूगर्भिक संरचना के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त की। अब आगे हम एशिया के जो उच्चावच हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।